अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाउ जो है वो हमने डिस्कस करना था कि न्यूरो हिस्टोलॉजी क्या है बेसिकली। तो अब सबसे पहले तो ये पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन से बना हुआ है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसका न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन होता है, और सेल बॉडी से निकली होती हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज लेके आ रही होती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और जो डेंड्राइट है वो मैसेज लेके जा रहा होता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, अब सेल बॉडी के अंदर वो सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जो सेल के अंदर एक होते हैं। न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम्स भी है, गोल्जी बॉडी भी है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। लेकिन जो इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच है, उसको हम कहते हैं निसल सब्सटेंस या निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ इसके अंदर मुख्तलिफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, 3 तरह की साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन के अंदर। एक होती है न्यूरोफिलामेंट। ठीक है, न्यूरोफिलामेंट जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। और ये एज अ स्टेनिंग के अंदर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में ये एज अ ट्यूमर मार्कर भी यूज़ होती हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू का जो ट्यूमर होगा ना, उसके अंदर न्यूरोफिलामेंट्स होंगे। ठीक है, और बाकी जो 2 होते हैं, एक न्यूरोफिलामेंट्स होता है, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स का काम होता है ग्रोथ ऑफ एक्सॉन। ठीक है, जो ग्रोथ कोन्स बनती है ना, वहाँ पे ये मौजूद होती है माइक्रोफिलामेंट्स, और ये ग्रोथ कराती है एक्सॉन की। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स के बाद आ जाती है इंटरमीडिएट फिल्म, वो सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, बेसिकली इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट। जो चीज़ें जो होती हैं एक्सॉन के अंदर, या ये सॉरी सेल बॉडी और एक्सॉन यानी कि न्यूरॉन के अंदर जो भी चीज़ें, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो इन फूड, ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये चीज़ें जो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं ना, केमिकल सब्सटेंसेस, ये थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स हो रही होती हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल समझ ले ऐसे हैं जैसे रेल की पटरी है। ठीक है, ये पूरी रेल की पटरी है जो कि एक्सॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर बिछी हुई है, सेल बॉडी से एक्सॉन तक, ताकि चीज़ें ट्रांसफ़र। अब ये रेल की पटरी के ऊपर 2 गाड़ियाँ चलती हैं। उन 2 गाड़ियों को हम कहते हैं मोटर प्रोटीन्स। ठीक है, वो 2 गाड़ियाँ जो हैं, जो मोटर प्रोटीन्स हैं, वो एक जो गाड़ी है वो चीज़ें जो बन रही हैं वो सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ लेके आ रही है एक गाड़ी, और दूसरी गाड़ी जो चीज़ें हैं वो एक्सॉन से लेके सेल बॉडीज तक जा रही हैं। ठीक है, जो गाड़ी जो कि चीज़ें सेल बॉडी से एक्सॉन तक लेके आ रही है ना, उस मोटर प्रोटीन का नाम है काइनेसिन। ठीक है ना, वो जो काइनेसिन प्रोटीन है ना, मोटर प्रोटीन, उसका काम होता है कि वो सेल बॉडी से चीज़ों को एक्सॉन के एंड तक ट्रांसफ़र करे। और वो क्या चीज़ें होती हैं, वो मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं उधर सेल बॉडी में, और मूव हो रहे होते हैं एक्सॉन में। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी जो मोटर प्रोटीन है जिसका काम है एक्सॉन से लेके सेल बॉडी तक चीज़ें लेके जाना, उसका नाम है डायनिन। ठीक है, ये पहले वाली काइनेसिन थी, ये डायनिन है। जो डायनिन है ना, अब ये दोनों मोटर प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चल रही हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रैक है, और उसके ऊपर ये 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, जो डायनिन है, डायनिन जो है वो क्या करती है, वो एक्सॉन से चीज़ें लेकर तो ऊपर सेल बॉडी तक जाती है। अब वो न्यूरो भी लेके जा सकती है, और मुख्तलिफ टॉक्सिन्स और पॉइजन्स भी लेके जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुझे याद हो कि रेबीज़ का जो टॉक्सिन है, जो पोलियो का टॉक्सिन है, जो हर्पीस वायरस का टॉक्सिन है, ये सब इस डायनिन प्रोटीन के थ्रू एक्सॉन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं।
अब जो तो चीज़ें सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ मूव करी हैं उनको हम कहेंगे जो इस थ्रू इस प्रोटीन काइनेसिन प्रोटीन के थ्रू, उसको हम कहेंगे एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, 100 से 400 मिलीमीटर पर डे इसकी स्पीड होती है, ठीक है, एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और जो चीज़ें मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये एक्सोन से सेल बॉडी की तरफ जा रही है, उसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, और वो होती है डायनिन से। तो जो ये जो है एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, अगर ये इम्पेयर हो जाए ना, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। यानी कि जो न्यूरोपैथीज होती है ना, ये बेसिकली एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट डैमेज होने की वजह से हो रही होती है। जो एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है, उसके डैमेज होने से उसके डैमेज होने से जो है ना, वो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी होती है। ये जो ग्लव एंड स्टॉकिंग फिनोमेना होता है, ये एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के डैमेज होने से होता है। क्योंकि वो जब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, वो आके इस काइनेसिन और डायनिन प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। जब उनको डैमेज करते हैं तो एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पहुँचते नहीं है, जिसकी वजह से एक्सोनल पॉलीन्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है। ये मैंने तुझे मॉलिक्यूलर बेसिस बता दी डायबिटिक न्यूरोपैथी की, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जो ये, अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ये जो एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के अलावा एक स्लो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी है, जो कि बहुत स्लो स्पीड पे 1 to 4 मिलीमीटर पर डे की स्पीड पे चल रहा होता है। वो भी एक स्लो मैकेनिज्म है, जो कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो है वो एंट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट तो इम्पेयर होता है, लेकिन स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ख़राब नहीं होता, वो वैसे ही चलता रहता है। क्योंकि स्लो जो है ना, वो मोटर प्रोटीन्स के थ्रू नहीं चलता, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो याद रखनी है, अब जहाँ से सेल बॉडी आगे एक्सॉन के साथ जुड़ी हुई है, उस जगह को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। और जो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन में जनरेट होता है ना, ये न्यूरॉन में, वो एक्सॉन हिलॉक से जनरेट होता है। क्योंकि एक्सॉन हिलॉक में सबसे ज़्यादा सोडियम के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स सबसे ज़्यादा एक्सॉन हिलॉक में होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना किसी भी नर्व में, वो एक्सॉन हिलॉक से जनरेट होता है, और ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। दूसरी बात तुझे ये पता होना चाहिए कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी कोई ऑर्गेनल एक्सॉन में नहीं होता। यानी कि एक्सॉन के अंदर वो भी नहीं होता आपका, जो है ना आपका निसल सब्सटेंस, वो भी एक्सॉन में नहीं होता, ठीक है। अब ये तो हो गया, मैंने तुझे सिंपल एक्सॉन का स्ट्रक्चर, पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया। ये तुझे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो मैंने तुझे ये पहले बताया है, जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, मोटर प्रोटीन्स, इनका तुझे पता होना चाहिए। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है वैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो उसके बाद ये सब कुछ बताने के बाद अब अगली चीज़ जो है ना, वो ये है कि लेट्स सपोज कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर जो है ना, वो एक्सॉन के अंदर, ये न्यूरॉन्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। वो 2 तरह की इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो ये 2 तरह की इंक्लूजन बॉडीज़ पता होनी चाहिए, एक लेवी बॉडीज़ और एक नेगरी बॉडीज़। जो लेवी बॉडीज़ होती है ना, वो डिमेंशिया में बनती हैं ये, और ये बनती किस में, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, पार्स कॉम्पैक्टा, इन एरियाज़ में बनती है। पार्किंसनिज्म में बन जाती है, या डिमेंशिया, इन चीज़ों में बनती है। जैसे तूने पढ़ा भी होगा लेवी बॉडी डिमेंशिया, वो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, लेवी बॉडीज़। दूसरी इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं नेगरी बॉडीज़, ठीक है। नेगरी बॉडीज़ भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, लेकिन इनका एरिया वो मुख्तलिफ होता है। ये सेरिबेलम में बनती हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में, और हिप्पोकैम्पस में बनती हैं। और ये बनती हैं रेबीज़ के पेशेंट में। तुझे याद होगा, रेबीज़ में पढ़ा था, नेगरी बॉडीज़ होती हैं, तो ये उनमें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद तुझे पता होना चाहिए, ये सारा कुछ जो मैंने बता दिया। इसके अलावा तो अब मैं आता हूँ उसके ऊपर, जो ग्लैल्स सेल्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो सपोर्टिव सेल्स हैं, उसके अंदर तुझे पता है कि एक होता है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले मैं एस्ट्रोसाइट्स बताऊंगा। सबसे न्यूमरस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सपोर्टिंग सेल है, वो एस्ट्रोसाइट है। एस्ट्रोसाइट की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, जो कि ग्रे मैटर में मौजूद होता है, और दूसरा होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, जो कि वाइट मैटर में मौजूद होता है, सीएनएस में। ये एमसीक्यू आता है। अच्छा, वो अलग से फाइब्रस एस्ट्रोसाइट या प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट का पूछते हैं कि ये कहाँ होते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, एस्ट्रोसाइट के फंक्शन क्या होते हैं। एस्ट्रोसाइट एक तो ग्लूटामेट के अपटेक, जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अपटेक को कंट्रोल कर रहा होता है। जो पोटेशियम आयंस है इसको रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा होता है। अपने इसके एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा होता है। तो ये 3 चीज़ें इसकी मेन फंक्शन तुझे पता होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स के अंदर एक ख़ास किस्म के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लायर फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, GFAP। ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो वो ट्यूमर, जो एस्ट्रोसाइट्स के ट्यूमर होते हैं, उनके अंदर ये पॉजिटिव होती है। ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमास वगैरह होगा ना, ठीक है, उनके अंदर ये पॉजिटिव, जब ये CNS के ट्यूमर्स बताऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा ये पॉजिटिव होती है। GFAP प्रोटीन से ये स्टेनिंग होती है, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अब आ जाओ एस्ट्रोसाइट्स का तो मैंने तुझे बता दिया। अब अगले और एस्ट्रोसाइट्स मैंने पहले बताया था कि ये इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है। अब आ जाओ माइक्रोग्लायल सेल्स जो है ना, ये बेसिकली फैगोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं साइज़ में, स्ट्रक्चरल सेल्स के अंदर सारों में। ठीक है। और इनका काम होता है CNS की प्रोटेक्शन करना। और एक और चीज़ याद रखना है, एड्स के पेशेंट में वो पूछेंगे कि CNS में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो एड्स के पेशेंट में जो HIV-1 वायरस है ना, वो माइक्रोग्लायल सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। माइक्रोग्लायल सेल्स को डैमेज करता है जिसके वजह से CNS इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स बनाता है और ये जिसकी वजह से मारते हैं सेल्स को। ठीक है। वो फैगोसिटिक एक्टिविटी सारी। माइक्रोग्लायल सेल्स के बाद अगला सेल जो कि जिसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन, वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना, ये फ्राइड एग अपीयरेंस होती है इनकी, इन सेल्स की फ्राइड एग। जब भी लफ्ज़ आएगा ना फ्राइड एग अपीयरेंस है, हिस्टोलॉजी में स्टूडेंट देख रहा है तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। ठीक है। ये इस तरह का सवाल आता है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना, ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट एट अ टाइम मल्टीपल न्यूरॉन्स को माइलिनेट करता है। जबकि जो शॉन सेल है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन कर रहा है, वो एक शॉन सेल सिर्फ एक ही न्यूरॉन को माइलिनेट करता है। ठीक है। ये इनका फ़र्क है। और तुझे नोड ऑफ रेनवायर का पता ही है, जो सॉल्टेटरी इम्पल्स जहाँ पे आती है कि जो शॉन सेल के दरमियान जो गैप्स होती हैं वहाँ पे, जिनको हम कहते हैं सॉल्टेटरी नोड्स ऑफ रेनवायर, और वहाँ से जल्दी जल्दी करंट पास होती है। दूसरी चीज़ जो एक और बतानी चाहिए कि जो माइलिनेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले हमने इंक्लूजन बॉडी वाली 2 चीज़ें, इंक्लूजन बॉडी बताई, और अब मैं तुझे माइलिनेशन के डिसऑर्डर बता रहा हूँ जिसके अंदर माइलिनेशन ख़राब हो जाएगी। उनको कहते हैं, जो माइलिनेशन वाले डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते हैं ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़। उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, गुलियन बारे सिंड्रोम आता है, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी आती है, और एक इंपॉर्टेंट आती है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुझे क्लिनिकली बहुत कॉमन है। उसके अंदर होता ये है कि हाइपोनेट्रीमिया अगर है पेशेंट को, और आप उसको बहुत जल्दी उसका हाइपोनेट्रीमिया करेक्ट करते हैं, मतलब आप फ़ौरन ही उसको हाइपरटोनिक सलाइन लगा देते हैं ढेर सारा, तो उसको सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। उसके चारों दोनों लिम्स, अपर और लोअर लिम्स, उसके काम करना छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम। मतलब ऐसे हो जाता है जैसे बंदा बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता। ये इसका एक और नाम है मैन इन अ बैरल सिंड्रोम। मतलब जैसे बंदे को पाइप के अंदर घुसा दे तो बंदा मूव नहीं कर सकता ना, इस तरह हो जाता है बंदा। सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस। ठीक है। ये सब के सब ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ जो इम्पोर्टेंट एक और तुझे आज तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी पीछे भी। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में तुझे पहले बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। एक सेरेब्रल कैपिलरी एंडोथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके आगे फुट एस्ट्रोसाइट का फुट प्रोसेस। ठीक है। ये सारा ये बना रहे हैं तीनों चीज़ें मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर से जो सवाल पूछते हैं ना, वो एक सवाल ये पूछते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी 4 जगहों पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है उसमें ब्रेन में। तो 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक एरिया प्रोस्ट्रीमा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, एक आपका पाइनियल ग्लैंड, और एक आपका मीडियल एमिनेंस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। ये MCQ आता है। ठीक है। ये याद रखना है। बाकी अच्छा, अब अगर लेट सपोज से नर्व डैमेज होती है, एक कोई भी नर्व कट गई, तो उसके अंदर चेंजेस क्या आती हैं। उस चेंजेस को जो डिजनरेशन होती है ना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस का मतलब ये होता है कि सेल बॉडी स्वेल कर जाती है और निसल ग्रेन्यूल्स डिस्पर्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं।
दूसरा स्टेप होता है एंट्रोग्रेड डीजनरेशन, जिसे वेलेरियन डीजनरेशन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो नर्व कटी है ना, उसका कटा हुआ जो अगला हिस्सा है ना, जो डिस्टल पार्ट है कटा हुआ, उसके वो बिल्कुल डीजनरेट होकर ख़त्म हो जाता है। और दूसरा होता है रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। रिट्रोग्रेड डीजनरेशन ये होता है कि एक्सॉन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, कटा होने से पहले जो कट से प्रॉक्सिमल पार्ट है, उसके अंदर चेंजेस आती है और वहाँ से अपनी ब्रांचेस, राइट एंगल पे ब्रांचेस जो है स्प्राउट करता है। ये होता है रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। तो ये ओवरऑल चेंजेस आती हैं जब भी एक्सॉन डैमेज होता है। बस यहाँ तक करना है, आगे आज उसके ये मैंने भी किया है पेज 266 तक। उसके आगे जो है इंशाल्लाह कल कराएंगे।